हेलो, कैसे बच्चों। आज हम सक्सेस मंत्रा में सीखेंगे किनसे। हम सब के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कलाम से। वैसे तो इनकी ज़िंदगी में मतलब इतने सारे किस्से हैं, इतनी सारी कहानियां हैं जिनसे जो हमें सिखाती है ज़िंदगी के बारे में और आगे बढ़ने के बारे में। आज लेकिन हम एक ऐसा किस्सा कवर करने जा रहे हैं, ऐसे कहानी उठा रहे हैं इनकी लाइफ से, जो हमें सिखाती है कि जब हमारे पास में टाइम डिफ़िकल्ट हो, यानी कि जब परेशानियों ने हमें घेर रखा हो, तो उस टाइम पर हम उन परेशानियों से बाहर कैसे निकले और उस समय पर अपना बेस्ट कैसे आउटपुट दें। ये हम आज इनकी कहानी सीखेंगे। वैसे मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मुझे इनसे 2 बार मुलाकात करने का अवसर मिला है, रूबरू होने का अवसर मिला है। एक बार जब रूबरू हुए हम तो मैंने इनसे बात भी की, इनसे कुछ सवाल पूछे, पर आज वो कहानी नहीं। आज हम दूसरी कहानी, जो इनकी कहानी है, जिनसे हम सीख रहे हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम में कैसे हमें परफॉर्म करना है और कैसे हमें उनसे बाहर निकलना है, वो कहानी हम फिर कभी लेंगे। आज ये कहानी शुरू करते हैं बेटा। तो बात उस समय की है जब कलाम साहब एक कॉलेज मतलब इंजीनियरिंग कर रहे थे। कौन से कॉलेज में? इनका कॉलेज था MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो करीब बात है 1954 के आसपास की। तो इनको एक प्रोजेक्ट मिला, जो कि इंजीनियरिंग में सभी बच्चों को मिलता है। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हो तो आपको कुछ ऐसे मॉडल डेवलप करने होते हैं जो आपने सीखा है, वो नॉलेज लगा के, मतलब नॉलेज को अप्लाई करके, कि जो यूजफुल प्रोडक्ट बन सके जिससे। तो इनको जो टास्क दिया गया था वो था एक होवरक्राफ्ट का। इनके साथ में इनकी टीम थी और दो तीन बच्चे और थे। और उस होवरक्राफ्ट का डिजाइन में, होवरक्राफ्ट बेटा बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके हवा से थोड़ी ऊपर तैरती है ना। एक ऐसी मशीन जो मतलब पानी के ऊपर भी तैर सकती है, हवा से थोड़ी सी ज़मीन पर भी थोड़ी हवा के ऊपर तैरती है, मतलब हवा से थोड़ा मतलब गैप रखती है ज़मीन से और पानी से भी, मतलब एयर में मतलब ग्लाइड करती है, आप ये कह सकते हो, राइट। तो इनको जो टास्क दिया गया था उस प्रोजेक्ट में वो था, क्योंकि एरोनॉटिक्स में आपका इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो इनको था कि भी उसका जो एरोनॉटिकल डिज़ाइन है और उसकी जो ड्राइंग है वो इनको बनानी थी। तो इन्होंने क्या काम किया कि भी हाँ चलो ठीक है, बना लेंगे, प्रोजेक्ट मिला है, बच्चों को थोड़ा रहता है कि भी हाँ ठीक है, हम टाइम है हमारे पास में, कर लेंगे। तो एक दिन इनके डीन आते हैं उस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए, और उस रिव्यू में इनकी जो परफॉर्मेंस देख के, कि इन्होंने काम किया नहीं था, दूसरी चीज़ों में उलझे हुए होंगे अपनी स्टडी में, दूसरी स्टडी में काम बहुत ज़्यादा नहीं किया था, बहुत कम काम हुआ था इनका। तो उस रिव्यू में इनके जो डीन थे वो इनकी परफॉर्मेंस से बहुत खपा हो गए कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी मतलब अप टू दी मार्क परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उससे काफ़ी नीचे परफॉर्मेंस है। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि कलाम, ये आपको पूरा करना है, जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो इन्होंने कहा कि सर मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए। बोल के नहीं, 1 महीने का वक्त? डीन ने कहा कि 1 महीने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ 3 दिन का वक्त है, और 3 दिन में आप ये पूरा करके मुझे देंगे, अदरवाइज आपकी जो स्कॉलरशिप है वो बंद हो जाएगी। इनको मानो पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि स्कॉलरशिप के बेस पर ही ये क्या कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर पा रहे थे। अदरवाइज़ इनके लिए इंजीनियरिंग, इनके जो परिवार है उनके लिए इनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई अफोर्ड करना, वो इनके परिवार के बस की बात नहीं थी। और इनको वो सीन ध्यान आ गया जब इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, जब इनके पास में पैसे नहीं थे, तो इनकी जो बड़ी बहन थी जोहरा, उन्होंने अपने ज्वेलरी को गिरवी रखकर तब इनको लिए पैसे जुटाए थे, और वो ज्वेलरी आज भी गिरवी रखी थी। इनको समझ में आया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊँगा, तो उस बहन का, जिसने मुझे, जिस टाइम पर मुझे उस मदद की ज़रूरत थी, उस टाइम पर अपनी सबसे, क्योंकि औरतों को पता है आपको सबसे ज़्यादा कीमती, उनको परिवार के बाद में सबसे ज़्यादा प्यार किन चीज़ों से होता है? आपकी ज्वेलरी से, उनकी ज्वेलरी से होता है, राइट। तो उनको पता, इनके समझ में आया कि उन्होंने कितना विश्वास दिखाया था मुझ पर, कि उन्होंने अपनी ज्वेलरी तक को गिरवी रखा था, और ये विश्वास शायद उनके मन में कहीं न कहीं होगा कि मैं उनकी ज्वेलरी को इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में वापस लेके आऊँगा, छुड़ाऊँ। लेकिन इनको समझ में आया कि अगर मेरी इंजीनियरिंग, अगर स्कॉलरशिप छूट गई तो इंजीनियरिंग तो कंप्लीट हो नहीं पाएगी। इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं होगी तो क्या होगा कि वो ज्वेलरी भी चली जाएगी, और विश्वास जो है वो भी टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
इनको लगा कि अब तो इन्होंने वापस रिक्वेस्ट की सर से, एक्सप्लेन किया कि सर ये प्रॉब्लम थी, सर इस तरह की दिक्कत रही, ये सब रहा और इस वजह से नहीं कर पाया, मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए। सर ने एक नहीं सुना, इनके डीन ने इनकी एक नहीं सुनी कि जेंटलमैन आपको 3 दिन का टाइम है, अगर 3 दिन में आपने ये नहीं किया तो उसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। अब इनको समझ में आया कि ये तो करो और मरो वाली स्थिति हो गई है, या तो आपको करना पड़ेगा या फिर यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के वापस चलना पड़ेगा। तो बेटा ये करीब फ्राइडे की इवनिंग की बात है। तो ये फ्राइडे इवनिंग को ही वापस अपने ड्राइंग बोर्ड पर पहुँच गए और वहाँ पर इन्होंने डिजाइन और ड्राइंग का काम शुरू किया। फ्राइडे इवनिंग की नाइट बीत गई पूरी, ये नहीं सोए, इन्होंने खाना शायद ही खाया हो, नहीं खाया खाना। नेक्स्ट डे सैटरडे को पूरे दिन भर काम करते रहे। सैटरडे नाइट बीत गई, बीच में कुछ खाना खाने के लिए समय निकाला, सैटरडे की नाइट बीत गई और अब आ गई संडे की मॉर्निंग। मतलब 2 नाइट से लगातार काम कर रहे हैं और 1 दिन और साथ में वो इवनिंग, कौन सी, फ्राइडे वाली इवनिंग। मतलब इतने टाइम से लगातार काम कर रहे हैं, बिना सोए काम कर रहे हैं, बीच में हल्का सा टाइम खाने पीने का निकाला, उसके अलावा सिर्फ काम किए जा रहे हैं। अब संडे मॉर्निंग आ गई, संडे मतलब मंडे मॉर्निंग को इनको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना था सर के हिसाब से, मंडे को सबमिट करना था। तो इन्होंने संडे मॉर्निंग को जो सर थे, इनके जो डीन थे, वो टहलते हुए इनके कमरे में आए कि देखते हैं काम की प्रोग्रेस क्या हुई, काम हो पाया, बच्चे ने काम किया या फिर वो बकल हो गया प्रेशर में। तो अब जब संडे मॉर्निंग को इनके जो डीन ने जब इनके ड्राइंग्स देखे, डिजाइंस देखे, तो उनको जान के बड़ी खुशी हुई कि ये ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट करने पर आ गए। उनके डीन ने कहा कि कलाम, जिस परिस्थितियों में, जिस प्रेशर को तुमने हैंडल किया है, जिस प्रेशर में तुमने काम किया है, ये प्रेशर हैंडल करना और इस प्रेशर में, इस एनवायरनमेंट में काम करना, इस प्रेशर के एनवायरनमेंट में काम करना किसी हर एक बच्चे के बस की बात नहीं है। तुम ज़रूर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करोगे, तुम ज़रूर ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। और बेटा ये जो एक कहानी थी, इनकी लाइफ में इनको सिखाया कि प्रेशर में कैसे काम करते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर ये हो सकता है दूसरा रास्ता भी पकड़ सकते थे ना, कि 3 दिन में जो महीना भर जिसके लिए मांग रहे हैं उस काम को 3 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे, ये आराम से एक्सक्यूज़ बना के निकल सकते थे। लेकिन ये अपने आप को जवाब क्या देते, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको जवाब क्या देते, ये अपनी बहन को फेस कैसे करते। इन्होंने अपनी जो कमज़ोरी थी उस टाइम पे उसको ताकत बनाया और डिफ़िकल्ट टाइम में पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, उस टाइम को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। क्या कह रहे हैं, डिफ़िकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। लेट डिफ़िकल्टीज नोट दैट यू टू आर डिफ़िकल्ट। क्या मतलब हुआ कि जब डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो आपको पता नहीं होता, अगर आप उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में फेस करते हो तो आपको पता भी नहीं होता कि आपके अंदर कौन कौन से हिडन ताकतें छिपी हुई है जिनको अभी तक आपने खुद ने नहीं जाना है। तो करना क्या होता है कि जो डिफ़िकल्ट टाइम है बेटा, उस टाइम को फेस करना है। फियर, फेस इट स्ट्रेट ऑन। तो फियर को कभी भी आप पीठ छुपा के, मतलब पीठ दिखा के भागोगे तो कभी भी उस फियर को ओवरकम नहीं कर पाओगे। फियर अगर आपको लाइफ में है, पढ़ाई का फियर है, किसी भी बात का फियर है, तो उसको फेस करो, सीधा फेस करो। और क्या समझ में आया कि आपके पास में जो काम ये 1 महीने में करने वाले थे, वो काम इन्होंने 2 रातों और करीब 1.5 दिन में निपटा दिया। समझ पा रहे हैं कितना, मतलब कितनी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। तो ये जो चीज़ है क्या सिखाती है हमें, हमें सिखाती है कि हमारे पास में जितना समय होता है हमारा काम उतना ही एक्सटेंड हो जाता है। अगर सोचो आप उस फोकस के साथ में, उस एफिशिएंसी के साथ में काम करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। आपको बिल्कुल फोकस्ड होना है, डिटरमाइंड होना है और अपने जो टारगेट सेट किए हैं, गोल जो आपने सेट किया है और आपने डेडलाइंस बनाई हैं, किसके लिए, हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी ना कि आपको टॉपिक्स, टाइम कितना है हमारे पास में और कितने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, वो हमें, और उनकी डेडलाइंस, हर एक टॉपिक वाइज डेडलाइंस बनानी है और उस डेडलाइन को मीट करना है हमें। तो आप जब फोकस्ड होकर काम करते हो, बिल्कुल एक जगह पे शार्प फोकस, लेजर शार्प फोकस, टोटल डिवोशन के साथ में जब आप काम करते हो, तो यकीन मानो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो किसी और लेवल पे चली जाती है, जो आपको भी नहीं पता कि हाँ इस तरह की प्रोडक्टिविटी हो सकती है। ध्यान रखना, इंटेलिजेंट बच्चे
जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं लेकिन हार्ड वर्कर नहीं हैं, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क नहीं करते, कंसिस्टेंट काम नहीं करते, उनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं आते। हार्ड इंटेलिजेंस को हार्ड वर्क बीट कर देते हैं बेटा। जो बच्चे लगातार काम करेंगे, जो बच्चे एक जिन्होंने स्ट्रेटजी के साथ में काम कर रहे हैं कि एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को जब तक फिनिश ना कर ले तब तक उस सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक टच नहीं करेंगे। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि एक टॉपिक उठाया हमने किसी भी एक सब्जेक्ट का और उसको हम फिनिश कर रहे हैं, किसके साथ में, मतलब टाइम डेडलाइंस जो हमने तय की है उसमें हम फिनिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपको ये प्रैक्टिस होती जाएगी, आदत पड़ती जाएगी, आपकी जो एफिशिएंसी है वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। और यकीन मानो आप उन बच्चों को बीट कर पाओगे जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो आपको लगता है कि वो बॉर्न क्या है, बॉर्न जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, आप उन बच्चों को भी बीट कर सकते हो। तो बेटा मेरी आपको यही सलाह है कि जुट जाओ, अपने काम पे बिल्कुल फोकस करो, डेडलाइंस के साथ में हर टॉपिक को फिनिश करो और आप विनर होंगे एक दिन। चलिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेज हैं आपको, आपके एग्जाम के लिए और आपकी लाइफ के लिए।